हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं? यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है। आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी नानी वाला वकीलों के साथ चलो वकील साहब भी हैं और इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक भी है और सोचने का मुकाम भी। रजब भट्ट अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में अबूरी ज़मानत के लिए अदालत में पेश हुए थे। अदालत से ज़मानत मिलने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो अदालती हाथे में तल्ख कलामी हुई जो बदकिस्मती से तशद्दुद में बदल गई। इस वाक़ये में रजब भट्ट और उनके साथी ज़ख्मी भी हुए। उनके मुंह और जबड़े पर चोटें आई और पुलिस व अदालती अमले ने मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। अदालत ने इन्हें 13 जनवरी तक अबूरी ज़मानत दे दी थी। तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ख़ास तौर पर अदालत के हाथे में। कराची बात जिंदाबाद, कराची बात जिंदाबाद, कराची बात जिंदाबाद, कराची बात जिंदाबाद। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में बुकला के खिलाफ इसने नाज़ेबा अल्फाज और इसने कहा था आपस में कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है। कहने की बात ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था। उसके बाद नमाज की बेहरमती का मुकदमा था। ना कोई पर्सनली किसी वकील के साथ कानून को हाथ में लेना किसी को भी ज़ेब नहीं देता, क्योंकि अदालत इंसाफ की जगह है, हजूम की नहीं, ना लड़ाई झगड़े की। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम और तल्ख हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रजब भट्ट एक आम शख्स नहीं बल्कि एक पब्लिक फिगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। हज़ारों नौजवान इनकी वीडियोस देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं। जब आपके पीछे इतनी बड़ी आवाम हो, जब आपके वालिदैन, अहलिया, ख़ानदान और चाहने वाले आपके नाम से जुड़े हों, तो फिर आपके अल्फाज, लहजे और रवैये की ज़िम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अपने व्लॉग, प्लेटफॉर्म और ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप ख़ुद को ऐसे मसाइल से बचा सकते हैं। लेकिन जब गुफ्तगू में तवाज़ुन, बर्दाश्त और इखलाक ना रहे तो वही अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं एक दिन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं। बार बार किसी को ट्रोल करना, तज़यीक़ करना या नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करना गुस्से को जन्म देता है। ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहता बल्कि हकीकत में भी सामने आ जाता है। फिर लोग खुद को ये हक देने लगते हैं कि वो आप पर हमला करें, आपको निशाना बनाएं या आपको इश्ताल दिलाएं। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की सिटी कोर्ट में पेशी थी, जिसके लिए वहां पर पहुंचे। अच्छा, यहाँ पर जी रजब भट्ट और जो साथ में नदीम नानीवाला है उन पर जी काले कोट में मलबूस झत्ते ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद के मनाजिर आप देख रहे हैं। असगर उमर से ज़रा डिटेल जानते हैं कि ये वाक़या क्या है। असगर उमर, ज़रा बताइएगा, ये पेशी के मौके पर ये ज़रा हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हो गई, असल वाक़या क्या है? भट्ट और नदीम के खिलाफ तौहीन मजहब का एक मुकदमा दर्ज है हैदरी थाने में। इस सिलसिले में ये अबूरी जमानत पर रिहा है और जब आज ये अदालत में जमानत की कंफर्मेशन के मौके पर पहुंचे तो काले कोट और जो वकला की यूनिफॉर्म में बलबूत एक जत्थे के हाथ से ये चढ़ गए और उन्होंने उन पर बदतरीन तशद्दुद किया और उन्हें मुतल्लिका अदालत तक नहीं पहुंचने दिया गया है। इस सूरत हाल पर उनके वकला इस हजूम से उन्हें बचाकर अभी सिटी कोर्ट से बाहर ले गए हैं और अभी इनके केस की समाअत कुछ देर में होगी। और ये भी एक हकीकत है कि अदालत के हाथे में जिन लोगों ने आपको तंज, तानों और इश्तियाल का निशाना बनाया, चाहे वो किसी भी वजह से गुस्से में थे, ये सब अचानक नहीं हुआ।
یہ ایک مسلسل عمل کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس طرز گفتگو کو نہ روکا گیا تو مسائل خود بخود آپ کے گرد جمع ہوتے جائیں گے، جس سے آپ کے لیے ہر طرف سے مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اگر آج نقصان کم ہے تو کل یہ نقصان آپ کی عزت، آپ کے خاندان اور آپ کے کیریئر تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب سے ایسے حالات کو سمجھداری اور سنجیدگی سے سنبھالنا سیکھیں۔ اس کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے، یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے خود اپنی ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اپنے الفاظ اور لہجے پر نظر رکھیں، یہ سوچیں کہ کیا یہ الفاظ ضروری ہیں، کیا یہ درست ہیں، کیا یہ ذمہ دارانہ ہیں۔ پبلک فگر ہونا صرف ویوز اور شہرت کا نام نہیں، بلکہ یہ برداشت، اخلاق، ذمہ داری اور خود پر قابو کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ ہم نہ اندھی حمایت کرتے ہیں نہ اندھی مخالفت، ہم صرف یہ چاہتے کہ قانون کا احترام ہو، تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور زبان اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی استعمال کرنی چاہیے تاکہ کل آپ کے لیے مزید کوئی مشکل کا باعث نہ بن سکے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس کا NIC بھی بلاک کرواؤں گا اور اس کا ECL میں نام بھی ڈلواؤں گا، اور بالآخر رجب بٹ کراچی پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان زندہ آباد، یہ پاکستان کے قانون کی چیز ہے۔ تھینک یو۔ اب ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کراچی والے وکیل صاحب کی، کہتے ہیں کہ ہم نے نام بھی ECL میں ڈلوا دیا، ہم نے پاسپورٹ بھی بلاک کروا دیا، ہم نے اس کو UK سے لاہور بھی بلا لیا۔ وکیل صاحب آپ کو بتاتا ہوں، نہ آپ کی اتنی ورتھ ہے اور نہ آپ اتنے کیلیبر کے مالک ہیں کہ آپ مجھے UK سے لاہور بلا سکیں، آپ میرا پاسپورٹ بلاک کروا سکیں، آپ میرا نام ECL میں ڈلوا سکیں۔ فرسٹ آف آل میرا نام ECL میں نہیں PCL میں تھا، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، اور وہ ہماری اسٹیٹ نے ڈلوایا تھا کیونکہ وہ رائٹ۔ رجب بٹ کے لیے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ جب انسان خود احتیاط نہ کرے تو لوگ اسے نشانہ بنانے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ سنجیدگی سے سوچیں، اپنی گفتگو، اپنی ویڈیوز اور اپنے رد عمل پر نظر ڈالیں، کیونکہ ہر بار نقصان کم نہیں ہوتا اور یہ خمیازہ آپ کے پورے خاندان کو بھگتنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے رجب بٹ، ولد محمد افضل بٹ۔ میں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری ایک ویڈیو 295A 295C کے حوالے سے وائرل ہے، جسے غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ مجھے 295A 295C اس دفعہ کا بالکل کوئی اتنا خاص علم نہیں تھا۔ ویڈیو میں جو میرا بیان ہے وہ ایک انڈین گانا 295 اس کا ذکر ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہے، جبکہ پاکستان میں 295 دفعہ کا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ لہٰذا میں رجب بٹ، ولد محمد افضل بٹ، چودھری بصیرت علی چشتی، پاکستان تحریک لبیک سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر 36 اور 60 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں۔ میں ان کو اپنا امیر اور وکیل مقرر کرتا ہوں، جو کہ بطور میرے وکیل قائد ملت اسلامی حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب، امیر المجاہدین مفتی انس حسین رضوی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اور پاکستان کے علماء اور مشاہ اعظام سے میری اس غلط فہمی اور معافی کی درخواست پہ رجوع فرمائیں تو مجھے اس ناکردہ گناہ سے معافی دلوائیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ایک سچ ہے کہ جب آپ ایک پبلک فگر بن جاتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ویڈیوز بن رہی ہیں، جو کلپس گردش کر رہے ہیں پورے سوشل میڈیا میں، یہ آپ کے لیے زیادہ مسائل کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کی فیملی کے لیے بھی۔ میری طرف سے رجب بٹ سے صرف ایک گزارش ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں، اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، اپنے والدین، اہلیہ اور چاہنے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ آج اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے قانون کا احترام کریں، تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور زبان کو اخلاق کے دائرے میں رکھ کر ہمیں ہر موضوع کو زیر بحث لانا چاہیے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ کراچی کے ایک وکیل صاحب ہیں ریاض علی سولنگی صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ رجب بٹ نے نماز کی توہین کی تو اس کے اوپر انہوں نے FIR کروائی۔ 295A پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین بول کر اس کو نقصان پہنچانا، ان کے جذبات مجروح ہوں اور آپ کی نیت بھی ہو کہ ہم نے اس کو نقصان ہی پہنچانا ہے، پھر لگتی ہے 295A۔
तो मेरे भाई मुझे ये बताएं, ये मेरी वीडियो है रियाज अली सोलंकी साहब के लिए कि आपने ये जो एफआईआर करवा तो दी, आपका जो कहना है कि उसने ये किया 295A लगवाई, यानी उसने जानबूझकर जज्बात मजरूह करने के लिए। क्या रजब भट्ट यहूदी है? क्या रजब भट्ट इसराइल से उठकर आया है? क्या उसको इससे फायदा भी होगा कि लोगों के जज्बात मजरूह करे? क्या वो गैर मजहब है? क्या रजब भट्ट को इसका नहीं पता था कि ये मैं करूंगा तो मुझे इसका उल्टा नुकसान भुगतना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जब आप जवाब जानेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें रजब भट्ट ने जानबूझकर नियतन और लोगों के जज्बात मजरूह करने के लिए ये नहीं किया, बल्कि एक मीम बनाई जिसमें ये नादानी में चीज हो गई। रजब भट्ट साहब ने पब्लिकली तमाम अवाम से, कौम से माफी मांग ली और उलमा कराम को साथ बिठाया, और उलमा कराम ने इसके ऊपर बताया कि ठीक है ये इतनी बड़ी बात नहीं, और माफ कर दिया। क्यों? रियाज अली सोलंकी साहब जी बात सुने, अगर आपके सच में जज्बात मजरूह हुए थे तो आपके जज्बात वो इस्लामाबाद वाले सानिया के ऊपर क्यों ना मजरूह हुए, जब पीटीआई के कारकुनान को कंटेनर के ऊपर से नमाज पढ़ते हुए धक्के मार के गिरा दिया गया, जो कि जेन्युइनली नमाज की तौहीन हुई और 295A कमिट हुई और बनती है। क्या आपने उसके ऊपर आवाज उठाई? क्या आपने उसके ऊपर एफआईआर करवाई? उसके बाद सानिया मरीदके में लोगों को इस्लाम के नाम पर निकाला गया और बाद में उनके ऊपर सीधी फायरिंग करके उनको कत्ल या शहीद किया गया, तो क्या आपने उसके ऊपर बात की? क्या आपके तब जज्बात मजरूह ना हुए? तो मेरी जान, आप वकील का असल चेहरा लोगों को बताएं कि वकील आपका मसीहा है, ना कि हम खुदा ना खासा ब्लैकमेलर हैं। तो ना अपने काले कोड की इंसल्ट करें और ना हमारे की करवाएं, बड़ी मेहरबानी। और ये 295A वाला मैटर है, ये कानूनी तौर पे बनता नहीं। आप जूरिस्प्रूडेंस खोलें, आप मैच करके चीज़ों को देख लें, क्योंकि इसमें आपको रजब भट्ट की नीयत नहीं मिलेगी जिसमें ये चीज़ शामिल हो कि मुसलमानों को जज्बात मजरूह किए जाएं, तो उस वजह से 295A नहीं बनती। और वैसे भी लाहौर में जब ये सब कुछ हो गया, माफी तलाफी हो गई, मामला खत्म हो गए, तो 1 महीने के बाद आपको लगता है कि जिन्हें आप जनाब के अलग से जज्बात हैं जो कि सिर्फ रजब भट्ट की टाइम पे आपको याद आते हैं, और इस्लामाबाद वाले मैटर पे आपके जज्बात मजरूह नहीं होते। पिछली वीडियो पे लोगों ने हमें बैड कमेंट्स किए थे कि लोग कहते हैं कि रजब भट्ट फलाना है, ऐसे ऐसे। 2020 का जैसे दौर आता, कोरोना खत्म होता है, तो YouTube के ऊपर इंडिया की अडल्ट सीरीज, नंगी गंदी फहाश मूवीज आना शुरू हो गई सीजन की शक्ल में, तो लोग और न्यू जनरेशन वो देखना शुरू हो गई। इसमें फिर क्या था, उसी दौर में 3, 4, 5 बड़े बड़े व्लॉगर्स निकलते हैं, डक्की भाई होगा, रजब भट्ट होगा, इस तरह के जो है ये व्लॉगर्स निकलते हैं और नई जनरेशन को उससे निकाल के अपने व्लॉग्स के ऊपर ले आते हैं, यानी आए फैमिली व्लॉगिंग देखें, आए हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, इस तरह से। तो अल्टीमेटली उन्होंने उस गंदे काम से निकाल के कम से कम एक अच्छे काम की तरफ तो लेके आए, उनके अच्छे चीज को भी आप याद क्या करें। मैं इस वजह से रजब भट्ट को सपोर्ट करता हूं कि मैंने खुद देखा हुआ है कि हमारा कलर था, मैंने उसको अपने ऑफिस से इसलिए निकाल दिया कि वो गंदे सीजन उसको देखते हुए मैंने देख लिया था, और फिर बाद में लोगों को मैंने देखा कि लोग इनके व्लॉग्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। भाईजान उल्टा शुक्र है ये बुराई से निकल के तो इनके व्लॉग पे आ गए, उल्टा इनका फायदा हुआ है मार्केट में आने पे और यूट्यूब के ऊपर आने का। तो इसलिए चीजों को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखा करें, लीडर की नजर से देखा करें। आप 2030 को आने दें, जरा देखें अब होता क्या है, लोग कितना नंगा होकर इन वीडियोस के ऊपर आते हैं, लेकिन इनका कंटेंट उस तरह का नहीं है। थैंक यू सो मच।